हाय फ्रेंड्स। ये मेरा पहला लेक्चर है और इसमें मैं आपको सीट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम समझते हैं कि सीट्स क्या होता है। तो सीट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स, राइट। तो जैसे कि कलेक्शन की हम बात करें तो हम किसी भी एलिमेंट्स का हम एक कलेक्शन बना सकते हैं। बट जब वो कलेक्शन में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स जब वेल डिफाइंड हो जाते हैं तो हम उसको सेट्स बोलते हैं। तो कलेक्शन इन जनरल आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, बट जब कलेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन हो जाता है तो वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइन हो जाता है और उस कलेक्शन को हम सेट्स बोलते हैं। तो हम इस वीडियो के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को एज सिनोनिम्स यूज करेंगे। तो कभी मैं अगर ऑब्जेक्ट्स बोलता हूँ या फिर एलिमेंट्स बोलता हूँ तो दोनों का सेम मतलब है। ठीक दोस्तों। तो अब हम कुछ सेट्स पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अ सेट। तो इंग्लिश अल्फ़ा सॉरी तो आप वॉवेल से क्या समझते हैं? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, इसके अलावा बी सी डी ये हमारे ये वॉवेल्स नहीं होते हैं, तो ये हमारे सेट्स में इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक वेल डिफाइंड है। इसलिए यह एक सेट है। ठीक। और ऐसे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज अ सेट्स ऑफ स्टेट। ओके। सो तो दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूला, सिंपल तरीका है हमें एक कलेक्शन को आइडेंटिफाई करने का कि वो वेल डिफाइन है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर पे नोट डाउन करते हैं उस सेट्स के सारे एलिमेंट्स को। तो अगर हम किसी भी पेपर पे अगर किसी सेट्स के एलिमेंट्स को अगर हम लिख पा रहे हैं, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स उस कलेक्शन में हैं, अगर उन सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक पेपर पर लिख पा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो फिर हम वो बोलते हैं कि वो एक सेट है। तो ये एक सिंपल तरीका है हमें सेट्स को समझने का या फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझने का। तो दोस्तों जैसे सेकंड के केस में पूछा गया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। तो अगर आप इसको पेपर पे लिखेंगे तो आपको ईजिली आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड सो ऑन जितने भी स्टेट अपने इंडिया में हैं आप उनको पेपर पे लिख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो फिर ये सेट है। तो आपका सेकेंड भी आपका एक सेट है। देन हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या बोलता है कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन आई स्कूल इज नॉट अ सेट। सॉरी, मैं आंसर बता रहा हूँ। ओके, हम पहले इसको समझते हैं कि ये सेट क्यों नहीं है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर, आप एक पेपर उठाइए, उस पेपर पे आप लिखना स्टार्ट कीजिए कि जितने भी गुड टीचर हैं उनका आप नाम लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन गुड टीचर है कौन गुड टीचर नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ गुड टीचर है ये डिफाइन ही नहीं है। मीन्स आप किसी का नाम नहीं लिख पा रहे क्योंकि आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि गुड टीचर कौन है और गुड टीचर कौन नहीं है। ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट्स नहीं है। अभी आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक दोस्तों, अब हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में आपका बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। तो अगर आप एक पेपर उठाएंगे, पेपर पे आप अगर गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि कितने अपने इंडिया में कितने गुड प्लेयर्स हैं उनका नाम पेपर पे लिखना, क्योंकि गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स तो मे बी जैसे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ भी बहुत अच्छे कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। इवन अगर आप
अपने गांव के आसपास जाएंगे, वहाँ भी बहुत लोग मिल जाएंगे जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। इवन आप इंडियन क्रिकेट टीम में देखेंगे तो वहाँ भी कुछ लोग अच्छे खेलते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर किसी पेपर पे गुड प्लेयर्स का नाम लिखना चाहेंगे तो आप आपके लिए काफ़ी टफ होगा। तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये जो आपका सेट्स है वो डिफाइंड नहीं है, मीन्स आप पेपर पे लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये डिफाइंड नहीं है तो फिर ये आपका आपका सेट नहीं है। तो collection of good Indian cricket players is also a not a sets। अभी दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज पे जैसे कि अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो कुछ लेटर्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं। मीन्स जैसे अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे आपका अगर एग्जामिनर को या फिर जो क्वेश्चन बनाते हैं अगर उनको कोई सीट्स देना हो तो वो आपको हो सकता है कि आपको लिख करके ना दे, बस एक सिंबल वहाँ पे दे देंगे जिसको आपको समझना होगा। जैसे कि कुछ लेटर्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, मीन्स अगर वो लेटर आप किसी क्वेश्चन में लिखे हुए मिल जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक सेट्स है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस सेट्स के अंदर किस टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे रिजर्व लेटर्स को हम अपने दिमाग में रखेंगे तो ये बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। मीन्स हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे एंड उसका आंसर हम मीन्स उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो हम समझते हैं कि एन क्या है। तो एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मीन्स इस सेट्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 2 3 4 5 मीन्स जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे आपका जेड है। जेड क्या है? सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसमें आपका आ जाएगा निगेटिव। जैसे इंटीजर्स में निगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। तो अगर मैं कोई भी निगेटिव या फिर जीरो या फिर अगर कोई पॉजिटिव लेता हूँ तो वो एक इंटीजर सेट्स का एलिमेंट होगा। ठीक दोस्तों, ऐसे अगर जेड प्लस है तो जेड प्लस मीन्स सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें पॉजिटिव मीन्स हमने जीरो को हटा दिया है, जीरो के बाद से जितने भी एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 5 तो हमने उनको इंक्लूड किया है। तो आई होप जेड प्लस का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं क्यू पे। तो क्यू क्या है? सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पी आपका एक इंटीजर होता है, क्यू भी आपका एक इंटीजर होता है, बट क्यू जो है आपका कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे क्यू को कैसे लिखा है? क्यू बिलोंग्स टू जेड, मीन्स क्यू एक इंटीजर है। बट मैंने आपका आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे माइनस सॉरी जीरो एलिमेंट को डिडक्ट कर रखा है जेड से, कि हम यहाँ पे ये कह सके कि क्यू जो है एक इंटीजर है बट ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, तो अभी आपको क्यू सेट्स ऑफ रेशनल नंबर अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक, हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। इसमें हम क्यू प्लस, तो क्यू प्लस मीन्स सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हम पॉजिटिव रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका इसमें P by Q मीन्स नंबरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो अगर P एंड Q का सेम साइन होगा, या तो P भी नेगेटिव हो Q भी नेगेटिव हो, या तो P भी पॉजिटिव हो Q भी पॉजिटिव, देन उस केस में आपका P बाई Q का हमेशा पॉजिटिव आएगा और हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर को शो करता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे P बिलोंग्स टू जेड प्लस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे आपका P बिलोंग्स टू जेड होना, P बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। और सिमिलरली आपका यहाँ पे भी Q बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। एंड एक और कंडीशन होना चाहिए कि P और Q का साइन सेम होना चाहिए। ठीक दोस्तों, देन आपके ये P बाई
क्यू प्लस के सेट्स को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है मैंने आपको समझा दिया। ठीक दोस्तों, नाउ हम चलते हैं आर पे। तो आर क्या है? सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक दोस्तों, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर जो भी नंबर आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं वो नंबर रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं। जो नंबर आप सोच सकते हैं वो आपका रियल नंबर होता है, और इनका कलेक्शन जो बनता है उसको हम सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स बोलते हैं। ऐसे दोस्तों आपका आर प्लस है, तो आर प्लस सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जैसे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव मीन्स अगर आप जीरो को छोड़ करके बाकी जो नंबर आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं मीन्स ग्रेटर देन जीरो, तो वो नंबर आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, और इन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो उसको हम आर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे ही आपका सी है। सी क्या है? सेट्स ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है मीन्स, और आप जानते होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम जनरली ए प्लस आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ए भी आपका रियल होता है और बी भी आपका रियल होता है। तो ऐसे जितने भी नंबर फॉर्म बनेंगे उनके कलेक्शन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप तो आपको ये नोटेशन क्लियर हुए होंगे। ठीक दोस्तों, नाउ अब हम चलते हैं सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम देखते हैं कि हम सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली दो मेथड्स होता है। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। तो रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में जैसे आप देख सकते हैं कि हम इस रोस्टर फॉर्म में अगर कोई सेट्स है तो सेट्स को हम सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को विद इन ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं, और विद इन ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कोमा से सेपरेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर n को हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे अपडेट किया है। तो हमने क्या किया है कि विद इन ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हमने ऐसा लिखा है। तो ये आपका एक रोस्टर फॉर्म है। ऐसे ही आप सेट्स ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट देख सकते हैं। इसमें भी हम जो इस सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने ब्रेसेस के अंदर मेंशन किया है, और विद इन ब्रेसेस के अंदर जो सेट्स के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको हमने कामा सेपरेट किया है। तो आई होप दोस्तों आपको रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म समझ में आया होगा कि इसमें हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हम चलते हैं सेट्स बिल्डर नोटेशन में। मीन्स सेट्स बिल्डर नोटेशन में हम किसी सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको सेट्स सेट्स जब बता रहा था उस टाइम पे मैंने बताया हूँ कि सेट्स एक वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन होता है। ठीक, तो वेल डिफाइंड मीन्स कि अगर कोई कलेक्शन है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में एक रिलेशन होता है। मीन्स वो एक किसी न किसी पार्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो वो जो पार्टिकुलर रिलेशन होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सेट्स बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है जिसको हम पीएक्स बोलते हैं उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन जनरल अगर हमें सेट्स बिल्डर नोटेशन को मेंशन करना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि सेट्स बराबर एक्स। एक्स मीन एक्स ये सेट्स का एक एलिमेंट है, और देन हम सेमी कोलन इस सेमी कोलन के बाद से हम सॉरी दोस्तों इस कोलन, तो इस कोलन के बाद से हमने px लिखा है मीन्स x कोलन px होल्ड। मीन्स x एक सेट्स सेट्स का एलिमेंट है, और px होल्ड मीन्स x जो है वो px को होल्ड करता है। मीन्स x जो है px जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट है उसको वो फॉलो करता है। मीन्स सेट्स की जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको होल्ड करता है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो दोस्तों हम सेट्स बिल्डर फॉर्म में
हम सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सेट्स बराबर एक्स मीन्स जो कि सेट्स का एलिमेंट है और वो पी एक्स को होल्ड करता है मीन्स सेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको फॉलो करता है। और हम कोलन को यहाँ पे रीड करते हैं सच दैट मीन्स एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सेट्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स को करना हमें, तो दोस्तों अगर हम ऑल इवन नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आएंगे मीन्स जो अगर आप देखेंगे दिमाग में थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको जैसे 2 है तो 2 क्या है आपका, 2 2 × 1 ऐसे आपका 4 है तो 4 क्या है आपका 2 × 2 ऐसे ही आपका अगर 6 है तो 6 है क्या 2 × 3 मीन्स जो आपका सेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर है वो एक दूसरे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक दोस्तों, तो आपको ये प्रॉपर्टी खुद से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर हम सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आ रही है एंड देन उन प्रॉपर्टीज को एक साथ मिला करके हम एक उनका एक सेट्स बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे मैंने सेट्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर को कैसे सेट्स बिल्डर फॉर्म में कैसे मेंशन किया है, तो हमने कैसे किया है कि x कोलन x एक नेचुरल नंबर है और x इक्वल टू 12 मीन्स 12 और ये क्या है यहाँ n यहाँ कोई नेचुरल नंबर है। तो मैं क्या शो कर रहा हूँ कि x ऐसा है कि वो दूसरे नेचुरल नंबर का सेकेंड मीन्स 2 टाइम्स है। ठीक दोस्तों, तो अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर का 2 टाइम्स लेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो ऐसे हम ये सेट्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स को हम एक मीन्स एक सेट्स में सेट्स के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस ऐसे जो सेट्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम सेट्स बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको सेट्स बिल्डर फॉर्म क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम आपको ये कुछ क्वेश्चन कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन सेट एंड some conversion from roster form or tabular form to set builder form and even some conversion from set builder form to roster form। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको मैंने जो आज सेट्स और जो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया मैंने आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को मेंशन कीजिए। मैं विद इन 24 आवर आपको आपको डाउट आपके डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूँगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।